फ्रेंड्स, न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। 5 सिक्योरिटी मैन किल्ड इन सुकमा इनकाउंटर। सुकमा एक जगह है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ में है और उड़ीसा के बॉर्डर से लगता है। काफी प्रोन एरिया है नक्सलाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स जो नक्सलाइट एक्टिविटीज के होते रहते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिसेंट 3 मंथ्स में या उसके पहले 2020, 18 एंड 2017 बहुत सारी घटनाएं जो हैं जो इनके साथ जो क्लैशिंग हुई है और उसमें काफी सिक्योरिटी पर्सनल अपने जो हैं कई बार शहीद हुए हैं। तो ये एक रिसेंट न्यूज है, दुखद है, लेकिन वर्क ऑन दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बिगिंस एट सराय काले खां। जैसा कि आपको पता है, सराय काले खां एक जगह जो दिल्ली में है, वहां से लेकर मेरठ तक एक कॉरिडोर बन रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्टेशंस, और ये एक ऐसा कॉरिडोर होगा जिससे दिल्ली से जो मेरठ की डिस्टेंस है 40 से 60 मिनट में तय होगा। और इस प्रकार का जो ये कॉरिडोर बन रहा है, इसकी वजह से जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है उसका दायरा बढ़ेगा, अलवर और पानीपत उस दायरे में आ जाएगा। ठीक है, ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है और सराय काले खां से ये जो स्टेशन है यहाँ से बन रहा है और उम्मीद है कि 2025 तक ये कंप्लीट होगा। एलिवेटेड स्टेशन है ये, 6 प्लेटफॉर्म को कंटेन करेगा और 4 लाइन्स फॉर ट्रेन अप टू 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर के दर से चलने के लिए यहाँ पे रेलवे लाइन 4 रेलवे लाइन्स बिछेंगी। ठीक है दोस्तों, ये एक विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 82 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर है, 2025 तक कंप्लीट होगा। 48 मीटर और 215 मीटर इसका मेजर है सराय काले खां स्टेशन का। एलिवेटेड स्टेशन होगा और स्टेशन लाइकली टू एकोमोडेट 6 प्लेटफॉर्म्स एंड 4 लाइन्स, जैसा कि आपको बताया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़। कैग पिक्स होल्स इन ओडिशा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा बिहार गवर्नमेंट के बारे में कैग ने अपना रिपोर्ट दिया था जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। उसमें बताया गया था कि मुख्यमंत्री जो निश्चय योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं है, लगभग 24 से 40% के बीच में है। तो कैग के जो रिपोर्ट अभी आ रहे हैं काफी रेलिवेंट हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्ट से। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में आया है कैग का रिपोर्ट, जिसमें असंतोष जताया है कैग ने। एक निर्मया योजना है उड़ीसा में, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, ये उड़ीसा राज्य के गवर्नमेंट का है। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत ये योजना चलता है और जो उड़ीसा स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका नोडल एजेंसी है, जहां से कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है स्टेट में। तो कैग के रिपोर्ट के अनुसार इट हैज फेल्ड इन टाइमली प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट टू हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एज पर इंडेंट, said the general
एंड सोशल सेक्टर रिपोर्ट ऑफ CAG। और आपको पता है कि जो रिपोर्ट होता है वो स्टेट असेंबली में ही रखा जाता है, स्टेट का जो मैटर होता है। तो उड़ीसा स्टेट असेंबली में इसको रखा गया सैटरडे को, जिस प्रकार से बिहार गवर्नमेंट के लिए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा गया था। प्रॉब्लम इन सप्लाई जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट वाज अनसक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग एन अनब्रोकन सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग्स टू द पेशेंट्स इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एज पर इट्स ओन प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल ड्रग लिस्ट। जो गवर्नमेंट का अपना एसेंशियल ड्रग लिस्ट बना के रखा है गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से भी जो एक अनब्रोकन बिना रुकावट के सप्लाई होना चाहिए था एसेंशियल ड्रग्स का, अनिवार्य जो मेडिसिन हैं, वो करने में गवर्नमेंट असफल रही है। गवर्नमेंट्स मैंडेट टू प्रोवाइड ऑल प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स टू पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस रिमेन्ड लार्जली अनफुलफिल्ड। ठीक है। The Naveen Patnaik government has been boasting of its Nirmaya scheme which is implemented since मई 1, 2015 से ये निर्मया स्कीम है जो इम्प्लीमेंट हुआ था। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑडिट नोटिस दैट 349 kinds of drugs valued 4.18 crore had expired during April 2017 to May 2019. These expired drugs were lying in 39 warehouses. This is more important because एक तरफ जो अनब्रोकन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जो नीडी पीपुल हैं, जिनको नीड है, उसकी आवश्यकता है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। दूसरी तरफ लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का जो मेडिसिन है, ड्रग है, वो एक्सपायर हो जाता है 2017 से 2019 के बीच में, क्योंकि ये पड़ा रहता है लगभग 39 वेयर हाउसेस में। तो ये रिपोर्ट है कैग का। कैग के बारे में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा, ये अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 कहता है कि देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ CAG, और CAG इज द हाईएस्ट ऑफिसर फॉर ऑडिट इन आवर कंट्री। इसका जो ड्यूटी है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, दोनों जगह के जो भी खर्च हैं, सरकारी खर्च, उसको ऑडिट करने की इसकी जिम्मेदारी है। इनका जो पोस्ट है कैग का, वो 6 ईयर्स का है, नहीं तो 65 ईयर्स कंप्लीट होने का है। विच कम्स फर्स्ट? या तो 6 साल पूरा करेंगे अपना कार्यकाल, या 65 ईयर्स एज हो जाए, दोनों में से जो पहले होगा वो उतना ऑफिस में रहने के अधिकारी हैं उतना दिन तक। ये प्रसाद पर्यंत नहीं है प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट जैसे गवर्नर का होता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है उसके थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है, आइदर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी और स्पेशल मेजोरिटी के तहत। अदरवाइज ये अपना कार्यकाल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो पूरा करेंगे। तो इनके बारे में रिसेंट ये जो रिपोर्ट आ रहे हैं, उस लिहाज से एक बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये नेक्स्ट जो रिपोर्ट है, नो ट्रेड विथ इंडिया नाउ। जैसा कि दोस्तों आपने अगर ध्यान दिया होगा तो बीच में एक न्यूज आया था कि रिज्यूम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो जो कुछ मटेरियल्स पे जो बैन लगा था उनका ट्रेड रिज्यूम हो रहा है, वो इंपोर्ट करेंगे इंडिया से कॉटन वगैरह। लेकिन फिर उन्होंने बिल्कुल यू टर्न ले लिया और बोला कि कैन नॉट गो अहेड विथ एनी ट्रेड विथ इंडिया अंडर करंट सर्कमस्टांसेस आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशंस विथ की मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट ऑन इंपोर्टिंग कॉटन शुगर। जैसा कि बीच में आया था रिपोर्ट कि कॉटन और शुगर रिज्यूम हो रहा है, वहीं से आया था रिपोर्ट, लेकिन बाद में वो बिल्कुल यू टर्न ले लिए। ठीक है। वो अपना अल्टरनेटिव चीप सोर्सेस के बारे में सोचने के लिए, उन्होंने पता लगाने के लिए अपने रिलेवेंट सेक्टर्स हैं जो मिनिस्ट्री को अपना आदेश दिया है। ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये उनका है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि
जैसा कि हमेशा से रहा है यह समस्या, इंडिया ने पाकिस्तान को कहा टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर एंड हैज आस्क्ड इस्लामाबाद टू टेक डेमोन्स्ट्रेबल स्टेप्स अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग वेरियस अटैक्स ऑन इंडिया। ये नॉर्मल चीज है, ये हरदम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि जो भी टेररिज्म पर आपका स्टेप है वो डेमोन्स्ट्रेबल होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि जो भारत पर अटैक कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ओकेजन्स पे करते रहते हैं, उनके अगेंस्ट आप जो कार्रवाई करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेबल होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, तभी जाके जो सार्थक बातचीत हो सकती है और उसका माहौल बन सकता है। ठीक है, 5 अगस्त 2019 जो स्पेशल प्रोविजन जे एंड के का था, स्पेशल स्टेटस था जे एंड के का, उसको जब से सस्पेंड किया गया था उसके बाद पाकिस्तान इंडिया ट्रेड रिलेशंस सस्पेंड हो गया था बिल्कुल। 2020 मई में पाकिस्तान ने लिफ्ट किया बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल्स ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। मेडिसिन और एसेंशियल जो ड्रग्स के मटेरियल्स हैं मेडिसिन के लिए, पेंडेमिक के दौरान पाकिस्तान ने उस पर बैन हटा लिया था। ठीक है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए ऐसा लगा कि अभी जो कॉटन और शुगर का बैन है वो भी हट जाएगा, लेकिन उन्होंने इस मैटर पर फिलहाल यू टर्न लिया है। नेक्स्ट जो न्यूज है, ये बिडेन लिफ्ट ट्रम्प सैंक्शंस ऑन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफिशियल्स। जैसा कि आपको पता है, जो यूएसए की प्रीवियस गवर्नमेंट थी, ट्रम्प जो प्रेसिडेंट थे वहां के, वो काफी एग्रेसिव थे और उसके बारे में जाना जाता है। उन्होंने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके अधिकारियों पर बैन लगाया था। बैन लगाने का कारण ये था कि जो अमेरिकन सोल्जर्स थे अफगानिस्तान में, उनके एक्टिविटीज को चेक करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए, तथाकथित जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनको जांच करने के लिए ये एजेंसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट थी ये बात कर रही थी उस बारे में। और दूसरा था कि एक बहुत ही ज़्यादा एलाई है, करीबी एलाई जो यूएसए का, इजराइल, उसके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज फिलिस्तीन में है उसके बारे में भी जांच करने की बात आईसीसी कर रही थी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इससे नाराज होके जो यूएस sanctions had targeted ICC chief prosecutor Fatou Bensouda and the court's head of jurisdiction Fakio Mochoko for pressing ahead the investigation into the USA and its allies, notably Israel, for alleged war crimes. War crimes जो यूएस के सोल्जर्स अफगानिस्तान में रहे काफी समय तक, और जो इजराइल का फिलिस्तीन के साथ जो क्लैशिंग होते रहता है उसमें जो वार क्राइम्स है उसके बारे में। ठीक है, 2 sets of sanctions were imposed, the first being a travel ban on MS Bensouda in March 2019 and then 18 months later a freeze on any assets she and Mr. Mochoko may have in the US or US jurisdiction। जैसा कि आपको पता है कि यूएस का जुरिस्डिक्शन बहुत सारे अन्य जगहों पे जो मेन लैंड है उसके अतिरिक्त भी है, तो वहां ना तो वो उनका मूवमेंट हो सकता है और ना ही वहां पे वो कोई अपना एसेट रख सकते हैं, और है तो वो फ्रीज हो जाएगा। द सेकेंड राउंड ऑल्सो मेड गिविंग द फेयर, इन दोनों को अगर मटेरियल सपोर्ट कोई देता है तो वो भी एक सैंक्शनेबल ऑफेंस माना जाएगा, ऐसा यूएस गवर्नमेंट ने उस टाइम बैन लगाया था। The Trump administration was openly hostile to the tribunal for pursuing prosecution of the Americans for actions in Afghanistan and Israel's for actions against the Palestinians। जैसा कि मैंने आपको बताया, both sets of sanctions had been roundly denounced by the ICC। जाहिर तौर पे वो इसका शिकायत किए थे ICC। The removal of the sanctions was the latest signal that Biden administration is intent on returning
टू द मल्टीलेटरल फोल्ड। अब भी जो गवर्नमेंट है विजन की, उन्होंने इसको रिमूव कर दिया इस सैंक्शन को, और उनका कहना है कि भले हम जो ये सारी प्रक्रिया हैं उसके साथ स्टिल स्ट्रांगली डिसएग्रीड, ऐसा नहीं है कि हम मान रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन we believe however that our concern about these cases would be better addressed through diplomacy rather than through the imposition of sanctions। ये कौन कहा है? मिस्टर बिनकेन कहे हैं। मिस्टर बिनकेन जो हैं, जो पोम्पियो का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के सक्सेसर हैं। उनके बाद उनके जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मिस्टर बिनकेन आए हैं, ठीक है। और अब दूसरी बात है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आईसीसी है, आपको पता ही होगा कि हेग में इसका हेडक्वार्टर है, और हेग नीदरलैंड का एक बेहतरीन जगह है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी कानपुर डेवलप्स टच सेंसिटिव वॉच फॉर द विजुअली इंपेयर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। समय का महत्व सबके लिए बराबर है, और जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके समक्ष ये समस्या थी। तो आईआईटी कानपुर के दो जो विद्वान हैं, उन्होंने मिलकर इसका खोज किया है। एक विश्वराज श्रीवास्तव हैं और सिद्धार्थ पांडा हैं। पहले भी था जो वॉच विजुअली इंपेयर्ड के लिए था, लेकिन वो बहुत बड़ा साइज था उसका, और दूसरा था कि उसको टच करने से वो बोल के टाइम बताता था, जिसकी वजह से उसकी प्राइवेसी नहीं थी एक तरह से, और साइज भी बड़ा था। अभी क्या है कि टच करने से बिप्स में वो इंडिकेशन देता है, और साइज भी घटा है पहले से। अब नेक्स्ट न्यूज है माइस माइंड्स, इंपॉर्टेंट है। अभी एक रिसर्च से पता चला है माइंड्स ऑफ माइस में भी क्लोजर टू ह्यूमन माइंड्स देन वी थिंक, जहां तक हम सोचते हैं उससे ज्यादा। न्यू स्टडी बाय वाशिंगटन यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हु स्टडीड हाउ हेलुसिनेशन टेक प्लेस इन ब्रेन ऑफ माइस। जो चूहिया होती है उसके बारे में है, उसके दिमाग से मनुष्य के दिमाग की तुलना की गई है। आपको पता है कि इसका एक ही मकसद होगा कि मेडिकल में इसका इस्तेमाल किया जा सके, ह्यूमन वेलफेयर में। द स्टडी में हेल्प इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, एक डिजीज है ये, एक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, फील एंड बिहेव क्लियरली। ये समस्या आती है, इसके बारे में थोड़ा नोट कर लीजिएगा, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और माइस से रिलेटेड है। इसके ट्रीटमेंट में ये जो स्टडी है इसका हेल्प मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अब एक ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्ट से और एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्ट से ये न्यूज है, हाउ एशियन डेजर्ट डस्ट इनहेंसेस इंडियन समर मानसून। डस्ट स्टॉर्म्स कैन इन्फ्लुएंस मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट, इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। कैसे? डस्ट स्टॉर्म फ्रॉम द डेजर्ट व्हेन लिफ्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन अब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। डस्ट जो है जब उठता है तो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, हॉट हो जाता है। दिस कैन कॉज हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को भी गर्म करने में अपना रोल प्ले करता है। चेंज द एयर प्रेशर, चेंज करेगा जब टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से घट जाता है, आपको पता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और विंड सर्कुलेशन पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट एंड इंक्रीज प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल, जब मॉइस्ट को अगर इन्फ्लुएंस करेगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन को इन्फ्लुएंस करेगा, तो प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल को भी प्रभावित करता है। तो ये एक अभी फाइंडिंग है न्यू, इसके बारे में जरूर ध्यान दें। रिवर्सिंग ए बैन, रिवर्सिंग ए बैन, दिस बैन इज अबाउट वीजा पॉलिसी ऑफ यूएसए। लास्ट जून, जो पिछले साल जून में डोनाल्ड ट्रंप एक रिपब्लिकन, जो कि एक रिपब्लिकन पार्टी के थे, इन्होंने नॉन इमाइग्रेंट वर्क वीजाज ऑफ सेवरल टाइप्स इंक्लूडिंग द स्किल्ड वर्कर वीजा, वैसे नहीं, और H1B जिसके बारे में आप सुने होंगे उस टाइम, उन्होंने बैन लगा दिया था। और व्हाइट हाउस हैड स्टेटेड दैट द एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू स्टॉप फॉरेन वर्कर्स फ्रॉम cornering American jobs during the economic distress
and consequent shortage of economic opportunity brought on by the ongoing COVID-19 pandemic. While the original order was valid until 31st December 2020, it was extended by the Trump administration to be valid until March 31, 2021. Now the 46th and current US President Democrat, जो कि एक डेमोक्रेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, Joe Biden has allowed the ban on H-1B visa issuance to expire, potentially bringing relief to larger number of Indian nationals, especially IT workers who are prospective applicants for the visa. तो जो उन्होंने डेट रखा था, जो बैन लगाया था 31 मार्च 2021 को, उसको उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया, उस पॉलिसी को, उस बैन को, और वो एक्सपायर कर गया। अब इसका इम्पैक्ट जो अपने नेशनल्स हैं उस पर क्या होगा? गिवन दैट द ऑर्डर बैनिंग H-1B1 वीजा इशुएंस एक्सपायर्ड ऑन थर्सडे, ऑल H-1B applicants will now be in position to receive a visa and travel to the US to begin or resume work as full-time employees or independent contractors. This will be the benefit for our country's nationals in time that will lead to a steady increase in the size of the talent pool available to IT companies with US operations. This would also benefit Indian IT companies with US operations. The opening up of H-1B visa availability is also premised on US diplomatic missions worldwide resuming new visa issuance to appropriately qualified skilled workers. तो दोस्तों आज का ये न्यूज एनालिसिस था। कल फिर आपके समक्ष कल का न्यूज एनालिसिस लेकर आएंगे। अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं, आपको कहाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है और आपको कैसा लग रहा है, जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केयर स्टडी जब।